हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्यूचर ऑफ अर्थ के बारे में। यानी कि आने वाले कुछ सालों बाद अर्थ पे लाइफ कैसी होगी, यानी क्या चीज़ें बदलेंगी अर्थ पर। मतलब कि जो क्लाइमेट है उसमें क्या चेंज होगा, या फिर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं उनके अंदर क्या चेंजेस होगा। आज इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि जिस स्पीड से टेक्नोलॉजी के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है और ह्यूमन लाइफ और टेक्नोलॉजी दोनों को चलाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। क्योंकि ह्यूमन लाइफ को काम करने के लिए रोज़मर्रा के जो काम होते हैं या फिर जो ऑफिस वर्कर होता है उसको 9 to 5 जॉब करने के लिए एक एनर्जी की ज़रूरत है, जिससे वो अपना काम जो है वो आउटपुट अपना दे सकता है। लेकिन जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये हमारे काफ़ी लिमिटेड हैं, मतलब ये कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाएंगे। और जो अर्थ पर पॉपुलेशन है वो इस एनवायरनमेंट का काफ़ी अच्छे से यूज़ कर रही है। लेकिन उसकी वजह से जो एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है या फिर जो सिचुएशन ख़राब आने वाले सालों में होने वाली है, यही हमारा टॉपिक है आज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थ के बारे में। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है उसकी डेप्थ में अगर हम जाते हैं तो उसकी डेप्थ में बेसिकली हमको चार चीज़ें मिलती हैं जो हमको याद रखनी है। मतलब जितना हम डेप्थ में जाएंगे उतनी हमें लेयर्स मिलती चली जाएंगी। इसमें सबसे पहले लेयर होती है क्रस्ट, मेंटल, और फिर दो कोर मिलते हैं। एक होता है इनर कोर, एक होता है आउटर कोर। जो इनर कोर है ऐसा कहा जाता है कि वो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। मतलब जहाँ जो हमारी अर्थ है वो एक तरीके से सर्कल में हम लोग मानते हैं, सर्कल या ओवल में। तो जो उसका सेंटर पॉइंट है वो है इनर कोर, जिसकी डेप्थ है लगभग 6500 किलोमीटर। यानी कि 6500 किलोमीटर आप अर्थ के अंदर नीचे डेप्थ में जाते हैं तो आपको अर्थ का सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। तो स्पेस में जाने के लिए तो बहुत लोग तैयार हैं और इसके लिए तो स्पेस टूरिज्म भी चलाया जा रहा है और एक होड़ भी लगी हुई है कि हम लोग स्पेस में जाएंगे। लेकिन अर्थ की डेप्थ में कोई क्यों नहीं जाना चाहता? इसके पीछे एक जेन्युइन रीज़न बनता है। इसके पीछे का रीज़न बनता है जो अर्थ की डेप्थ है उसका टेम्परेचर लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस है। आज अगर टेम्परेचर 45 डिग्री से 46 डिग्री भी हो जाता है तो भी हम ये कहते हैं यार आज कितनी गर्मी है यार, लगता है आज ही पूरी गर्मी पड़ जाएगी पूरे महीने की। लेकिन उसमें टेम्परेचर है 5500 डिग्री सेल्सियस। तो इसीलिए वहाँ जाना इम्पॉसिबल है, इसलिए अभी तक कोई जा नहीं पाया। तो ये तो हुई अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बेसिक बातें। अब चलते हैं हम अर्थ पे जो इंसान ने अपने कंफर्ट के लिए जो लाइंस बनाई हैं जिससे वो आज कहीं भी आ जा सकता है, या कोई भी ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो एयरप्लेन हो, चाहे वो सबमरीन हो, चाहे वो नेवी शिप्स हों, इससे हम ट्रैवल कर सकते हैं। तो इससे एक देश दूसरे देश में कैसे जाते हैं, अपने कंफर्ट के लिए इंसान ने इस पर एक लाइनें बना ली हैं। और इसी के साथ साथ इसमें हम क्लाइमेट भी देख सकते हैं और इसी पे हमारा क्लाइमेट डिपेंड भी करता है। तो अगर हम अर्थ को देखते हैं तो सबसे ऊपर हमारा नॉर्थ में होता है आर्कटिक ओशियन। वहीं हमारा साउथ में जो सबसे डेप्थ में होता है वो होता है हमारा एंटार्क्टिका। दोनों ही बर्फ से ढके हुए हैं जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती। और इसी के बाद इंसान ने अपनी कंफर्ट के लिए इसको बीच में से डिवाइड कर दिया दो पार्ट में, जिसे हम कहते हैं इक्वेटर, 0 डिग्री। लेकिन उसके बाद लोगों को ये समझ में आया कि जो अर्थ का क्लाइमेट है, जो टेम्परेचर है, ये जो चेंज होता है, इसके ऊपर भी कोई इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो उसके बाद फिर दो लाइन और ड्रॉ करी जाती हैं, जिसमें कि एक होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हम कहते हैं कर्क रेखा, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, मतलब जो हमारा इक्वेटर है उससे थोड़ा सा ऊपर हमको 23.5 डिग्री नॉर्थ मिलता है, जो इंडिया से पास होती है। वहीं उसके बाद फिर साउथ में भी ऐसी ही एक लाइन ड्रॉ करी गई, 23.5 डिग्री साउथ में थी, जिसका नाम था ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जिसे हम कहते हैं आज मकर रेखा। तो एक फैक्ट की बात मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया से पास होती है, लेकिन जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है वो ऑस्ट्रेलिया से पास होती है। एक इक्वेटर के ऊपर है और एक इक्वेटर के नीचे है। इक्वेटर के ऊपर है इंडिया और इक्वेटर के नीचे है ऑस्ट्रेलिया। जब इंडिया में जून में बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही होती है, उसी टाइम ऑस्ट्रेलिया में बहुत भयंकर सर्दी पड़ रही होती है। और उसी तरह इंडिया में जब बहुत सर्दी पड़ रही होती है, वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में उस वक्त बहुत गर्मी होती है। मतलब जब इंडिया में अब दिसंबर का महीना होता है वहाँ लोग गर्मी से झुलस रहे होते हैं। तो मतलब ऐसा कर सकते हो कि 6 महीने इंडिया में और 6 महीने बाहर, अगर आपको ठंड ज़्यादा पसंद है। लेकिन अब एक क्वेश्चन बनता है कि जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है या 23.5 डिग्री साउथ है, इसको 23.5 डिग्री ही क्यों नाम दिया? 25 डिग्री दे देते यार, थोड़ा ईजी रहता, कंफर्ट इतना करना ही था तो 25 डिग्री कर देते। जिसको भी आंसर पता हो वो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। तो अब हम आते हैं इंडिया पे, यानी कि अपनी सराउंडिंग्स पे तो आते हैं, कम से कम अपने आसपास के बच्चे बेटों की तो बात करें। तो जो इंडिया का इन्वायरमेंट है उसका यूज़ यहाँ की पब्लिक बहुत अच्छे से कर रही है। मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़िया से यूज़ हो रहे हैं, बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, और रिफाइनरीज बढ़िया चल रही हैं। मतलब पॉपुलेशन में भी सेकंड और पॉल्यूशन में भी सिटी जो है वो नंबर 1 पे है। इंडिया में आपको हर तरीके का क्लाइमेट मिलेगा, क्योंकि अगर आप नॉर्थ में जाते हैं तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल साइड आपको काफ़ी ठंडा इलाका मिलेगा।
वहीं उसके बाद अगर हम वेस्ट में या फिर मिडल में आते हैं तो हमको राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी, इसके अंदर आपको गर्मी का एहसास होगा। वहीं दूसरी तरफ इसके बाद अगर आप ईस्ट में जाते हैं तो आपको मौसिनराम, मेघालय, गुवाहाटी साइड आपको काफ़ी बारिश मिलेगी, जहाँ पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होती है। वहीं इसके बाद अगर हम अपने साउथ में आते हैं तो वहाँ आपको कोस्टल एरिया फील होगा, जहाँ पर मतलब टेम्परेचर हमेशा मॉडरेट रहता है, जैसे कि मुंबई। तो इंडिया में आपको हर तरीके का क्लाइमेट मिलेगा, लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, वर्ल्ड में सेकंड पे आते हैं हम लोग पॉपुलेशन के अंदर, और होपफुली जल्दी ही हम चाइना को टेक ओवर भी कर लेंगे। तो इंडिया में जितना भी प्रोडक्शन होता है, लेकिन उसका कंजप्शन इतना ज़्यादा है कि वो चीज़ हम बाहर एक्सपोर्ट कर ही नहीं पाते, और उसकी वजह से हमारा पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि अब जितनी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, चाहे वो दिल्ली हो, चेन्नई हो, कोलकाता हो या मुंबई हो, वहाँ की पॉपुलेशन देखिए। पॉपुलेशन की होने की वजह से जो व्हीकल होंगे, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होंगे, उनसे पॉल्यूशन होगा। पॉल्यूशन होगा तो हार्मफुल गैसेस निकलेंगी, हार्मफुल गैसेस निकलेंगी तो उसके बाद वो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाएंगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी वजह से जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो जाएंगे, ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे तो सी लेवल बढ़ जाएगा, सी लेवल बढ़ जाएगा तो उसके बाद आइलैंड कंट्री जो आसपास की, जैसे कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जो बाकी कैरेबियन कंट्रीज़ हैं, वो पानी में डूब जाएंगे। वो पानी में डूब गएंगे तो उसके बाद जो अर्थ पे 71% जो पानी है और बाकी 29% जो लैंड है, वहीं आगे चल के ये परसेंटेज कहीं 95% पानी और 5% लिमिटेड लैंड ना हो, जिसपे कि केवल लिमिटेड लोग ही रह सकेंगे। और जब 95% पानी होगा और 5% लिमिटेड लैंड होगी जिसपे लिमिटेड लोग रहेंगे, तो मतलब अर्थ ने तो अपनी सफाई कर ली, लेकिन इस चीज़ के लिए बहुत क्राइसिस होगा लोगों में, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप में अगर कुछ लोगों को ये लग रहा हो कि ये सिर्फ ऐसी कहने की बातें हैं, मैं आप लोगों को प्रूफ बता सकता हूँ। सबसे पहला हिमाचल की लैंडस्लाइड्स। आज से 1 डेढ़ साल पहले तक इतनी लैंडस्लाइड 5 या 8 सालों में हुआ करती थी, और पिछले 6 महीने में 3 बार लैंडस्लाइड हो चुकी है हिमाचल के अंदर। वहीं दूसरा पॉइंट बनता है क्लाउड बस्ट का। पहले क्लाउड बस्ट की सिचुएशन बहुत कम हुआ करती थी। लास्ट क्लाउड बस्ट जो हुआ था, जो बहुत बड़ा नेचुरल डिजास्टर था, वो केदारनाथ के अंदर हुआ था। और उसके बाद पिछले 1 साल में लगभग 3 से 4 बार क्लाउड बस्ट हो चुका है टिहरी के अंदर। और इसमें तीसरा पॉइंट बनता है हमारा कोरोना को लेके, क्योंकि कोरोना ऐसा बायोलॉजिकल वेपन यूज़ किया जा रहा है किसी देश के द्वारा। जहाँ पहले वायरस यूज़ किया करते थे जो एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए, म्यूटेशन इसीलिए हुआ करता था ताकि एंटीबॉडीज़ बनाए जाएं, लेकिन आज कुछ देश उसे ऐसे यूज़ करते हैं कि एज अ बायोलॉजिकल वेपन, दूसरे की जीडीपी गिरा दो, इकोनॉमी गिर जाएगी, तो उस आर्मी को खिलाने के लिए कुछ होगा नहीं, तो युद्ध क्या लड़ेंगे ये लोग। वहीं उसके बाद हम अपने चौथे और आखिरी पॉइंट पे आते हैं यूएन के ऊपर, यानी कि यूनाइटेड नेशन पे। यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी पार्ट है जिसका नाम है यूएनएफसीसीसी, जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ कन्वेंशनल ऑन क्लाइमेट चेंज। यानी कि जो क्लाइमेट चेंज पे जो अपनी समिट के अंदर पूरा 1 साल का फैसला देती है, उसे हम कहते हैं यूएनएफसीसी, जिसकी एक पार्टी होती है जिसे हम कहते हैं सीओपी, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। उसकी 26वीं मीटिंग जो होगी वो अभी ग्लासगो इंग्लैंड के अंदर होने वाली है, जिसमें कि जो बड़े बड़े देश हैं जैसे कि G7 मेंबर्स, और उसमें प्लस 3 देश और इस बार इनवाइटेड हैं, जिसमें कि उसका नाम दे दिया गया है D10, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और इंडिया, ये 3 देश और इनवाइटेड हैं इसमें कि इस समिट में बात करी जाती है कि आने वाले सालों में जो हमारा क्लाइमेट चेंज होगा उससे पूरे अर्थ पर क्या इफेक्ट होगा। तो इसके द्वारा ऐसा कहा गया कि सन 2100 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर बढ़ना चाहिए बस अर्थ का। लेकिन आप लोगों को मैं अब एक चीज़ बताता हूँ कि जो अर्थ का टेम्परेचर है वो 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है 2021 जुलाई तक। क्योंकि अगर टाइम से पहले बढ़ गया तो ग्लेशियर्स मेल्ट होने चालू हो जाएंगे और पूरा सी लेवल बढ़ जाएगा। मतलब क्योंकि दुनिया के जितने भी ओशियंस हैं वो आपस में सारे कनेक्ट रहते हैं, तो इसकी वजह से जो सी लेवल बढ़ेगा वो सारे ओशियंस का बढ़ जाएगा। और ऐसा ही क्वेश्चन और पॉल्यूशन और एनवायरनमेंट के ऊपर एक यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया था कि दिल्ली 2050 में एक हीट आइलैंड होगा। तो अब जब यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया है तो हम भी इसके बारे में बात कर ही लेते हैं कि दिल्ली की सिचुएशन क्या होगी 2050 में। दिल्ली की सिचुएशन कुछ ऐसी होगी कि पूरा डेंस स्मोक से पूरी चादर से ढका हुआ आपको दिल्ली दिखाई देगा, जिसमें कि इंडिया गेट आपको पूरा स्मोक के अंदर दिखाई देगा। हर आपको नुक्कड़ चौराहे पे आपको एयर फिल्टर्स लगे हुए दिखाई देंगे, जो कि मतलब जितना CO2 प्रोडक्शन हो रहा है उतना ही उसको एयर फिल्ट्रेशन हो पाए। और उसके बाद मास्क पहनना उस वक्त कंपलसरी हो जाएगा। मास्क पहनना तो वैसे अभी भी कंपलसरी है कोरोना की वजह से, लेकिन उस वक्त तो आप निकल ही नहीं सकते क्योंकि खुद ही आपको ऐसा फील होगा। क्योंकि अगर हम दिल्ली की पॉपुलेशन की बात करें तो दिल्ली की पॉपुलेशन सन 2012 में जो सेंसस हुआ था उसमें 1.2 करोड़ थी, और आज 2021 में दिल्ली की पॉपुलेशन एस्टिमेटेड 3.1 करोड़ है। और अगर हम दिल्ली के आसपास के NCR की बात करें तो लगभग गुरुग्राम का भी कुछ ऐसा ही हाल होगा। वहीं दूसरी तरफ नोएडा का भी सिचुएशन पूरी स्मोक से ढकी हुई होगी। तो अब हम बात करते हैं इंडिया के जो कोस्टल सिटीज़ हैं, जैसे कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो जो मुंबई है
यानी कि सिटी ऑफ ड्रीम्स, इसके लगभग 570 विलेजेस ऐसे होंगे जो फ्लड से बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और इनको वापस से रिलोकेट करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ जो गेटवे ऑफ इंडिया है, जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं जैसे कि हाई कोर्ट है या फिर गेटवे ऑफ इंडिया जो है, ये पूरी तरीके से पानी में डूब जाएंगे। और जितने भी मोस्टली हमको साइक्लोन अभी देखने को मिलते हैं, क्योंकि अरेबियन सी के अंदर साइक्लोन बहुत रेयर आया करते हैं, लेकिन इसी साल हमने 2 साइक्लोन देख लिए अरेबियन सी के अंदर। और उस वक्त जैसे अभी साइक्लोन आते हैं और उस वक्त आया करेंगे सुपर साइक्लोन, जिनकी स्पीड लगभग 300 किलोमीटर प्लस होगी। तो अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं अपने कोस्टल सिटी चेन्नई का। चेन्नई के बारे में एक फैक्ट की बात मैं आप लोगों को बताऊं कि चेन्नई एक ऐसा सिटी है जहां पर लौटता हुआ मानसून बारिश करता है। चेन्नई तमिलनाडु के अंदर है, जो उसकी कैपिटल है। वहाँ पर लौटता हुआ मानसून बारिश करता है कि मतलब जब बिल्कुल ठंड पड़ रही होती है नॉर्थ इंडिया में, तब वहाँ पे बारिश होती है और वहाँ पर फ्लड सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। और चेन्नई एक ऐसा सिटी है जहाँ पर पानी की कमी है, मतलब पानी बरसेगा तो इतना कि मतलब फ्लड जैसी सिचुएशन और वैसे सूखा पड़ेगा। तो अब ये तो बात हुई सारी कि मतलब ये प्रॉब्लम है, वो सब चीज़ें हमको समझ में आ गया और ये बहुत ईजी है, हर वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अब ये आता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन बहुत ईजी है और हम लोगों को पता भी होता है, लेकिन हम लोग वो चीज़ करते नहीं हैं। सबसे पहला होता है इसमें पानी बचाना, क्योंकि आने वाली जनरेशन के लिए पानी बचेगा नहीं तो सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हाँ, आज हमारी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप है कि हमने जो समुद्र का पानी है उसको हम पीने के पानी के लिए, यानी कि जो हमारा सेलाइन वाटर है उसको हम फ्रेश वाटर में कन्वर्ट कर चुके हैं। और पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो डिसैलिनेशन प्लांट लगा हुआ है वो लगा हुआ है हमारा सऊदी अरेबिया के अंदर, जिसमें कि 1.4 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी रोज़ मिलता है सऊदी अरेबिया की 7 मिलियन पॉपुलेशन को। वहीं अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में 4 डिसैलिनेशन प्लांट हैं, जिसमें कि तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र और आंध्रा के अंदर। और इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ करी जाती है वो करी जाती है रिवर्स ऑस्मोसिस की, जिसकी वजह से जो हमारा सलाइन वाटर है वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रेश वाटर में। और इसका हमारा दूसरा सॉल्यूशन बनता है जिसकी वजह से पॉल्यूशन थोड़ा कम हो सकता है, वो होता है अपना पर्सनल व्हीकल यूज़ करना। चाइना और जापान कुछ ऐसे देश हैं जिनके कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर पर्सनल व्हीकल के अंदर अगर सिंगल मेंबर है, सिंगल आदमी है सिर्फ ड्राइव करने वाला और कोई नहीं है गाड़ी में, तो वहाँ पर वो चीज़ अलाउड ही नहीं है, आप ड्राइव नहीं कर सकते। मिनिमम उसमें 3 मेंबर होने चाहिए। यहाँ वहाँ पर मोस्टली लोग क्या क्या करते हैं कि ज़्यादातर मेट्रो या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर बाइसिकल, और अगर वॉकिंग डिस्टेंस है तो वो खुद ही कवर कर लेते हैं। लेकिन इंडिया में भी ये चीज़ कभी कभी हो जाती है ऑड इवन के नाम पे दिल्ली के अंदर, कि मतलब इस नंबर की गाड़ी और इस नंबर की गाड़ी इस दिन चलेगी इस दिन नहीं। और उसके बाद फिर जो हमें बचपन से पढ़ाया जाता है रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, और बल्ब की जगह एलईडी का यूज़ करना चाहिए, प्लांट्स लगाने चाहिए, केवल एनवायरनमेंट डे पे ही लगा लो तो वही बहुत है। तो ये सब चीज़ें तो हम लोगों को पता है पर हम लोग करते नहीं हैं, करना चाहिए। तो यही था आज की वीडियो में कि मतलब फ्यूचर में अर्थ में फिजिकली और जो क्लाइमेट कंडीशन में चेंज होगा या फिर जितनी भी चीज़ें आने वाली टाइम में जो चीज़ सर्वाइवल के लिए नहीं होंगी उसको कैसे बचाया जा सकता है आज के लिए। तो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि सेंट्रल एशिया का कौन सा कंट्री ऐसा है जो एक डबल लैंडलॉक कंट्री है। उसका आंसर हमारा बनता है उज़्बेकिस्तान। तो डबल लैंडलॉक कंट्री का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा कंट्री जिसका जो बॉर्डर है वो किसी भी ओशियन से ना लगता हो, तो उसे तो हम कहते हैं लैंडलॉक कंट्री। और अगर उसके जो नेबरिंग कंट्रीज़ है उसका बॉर्डर भी किसी ओशियन से नहीं लगता तो उसे हम कहते हैं डबल लैंडलॉक कंट्री। और पूरे वर्ल्ड के अंदर 2 ही ऐसे कंट्री हैं जो लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं। इसमें नाम आता है उज़्बेकिस्तान सेंट्रल एशिया के अंदर, और दूसरा देश आता है हमारा लिंचेस्टाइन यूरोप के अंदर। तो अभी तक के लिए वीडियो में इतना ही, और आज का हमारा क्वेश्चन बनता है कि लंग्स ऑफ अर्थ ये टर्म किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है। तो अभी तक के लिए वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। गुड बाय।